और चलिए शुरुआत यहाँ पर हिमाचल की खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल से ही आ रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें हिमाचल प्रदेश से, जहां पर हिमाचल में आज से अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। जी हाँ, बता दें आपको बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से, राज्य में आज से चली सरकारी बसें और जो छूट यहाँ पर दी गई है, जो ढील कोरोना कर्फ्यू में दी गई है, 50% कैपेसिटी के साथ जो बसें हैं वो चली हैं। तो बता दें आपको हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर, बसें कम चलने के चलते सवारियां हालांकि परेशान हैं। तो बता दें आपको सुबह से ही बस की तलाश में लोग जो है वो भटक रहे हैं। निजी बसें अभी नहीं चल रही हैं। प्राइवेट बसें ना चलने से हमें तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारे वहाँ पे एक ही सरकारी बस है, बाकी सब प्राइवेट बसेज है। तो टाइम से बसेज आती है, लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि बस में भी 50% सीट से अलाउड है। तो इस वजह से अभी अगर हमें जाना भी होगा तो पता नहीं सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, उसकी बड़ी दिक्कत से हम सुबह आए 6 बजे चलती है वो, और अभी वो यहाँ से 3:30 बजे वापस जाएगी। बाकी दिन में एक और बस आती है 2:30 बजे। सरकार को सोचना चाहिए उनके बारे में, जो भी टैक्स वगैरह माफ़ जो गवर्नमेंट बसेज के हुए हैं वो तो उन्हें प्राइवेट बसेज के भी करवाने चाहिए, क्योंकि उनका भी वही रोजगार है। मैंने देखा इधर उधर जिनको आना होता था वो गाड़ी करके ही आ पाते। तो है फाइनेंशियली अगर हो प्रॉब्लम तो गांव में ज़्यादातर हमारी साइड तो एक ही बस है जो गवर्नमेंट है, बाकी प्राइवेट ही है। तो इस वजह से भी प्राइवेट चलनी चाहिए। तो आपको कितनी दिक्कत है? काफ़ी दिक्कत है, सरकारी कहीं भी बस जाना हो कुछ भी होता ही है। तो फिलहाल आपने सुना यात्रियों की आप बीती यहाँ पर सुनी कि किस तरीके से आज पहले ही दिन यात्रियों को भटकना पड़ा बसें ढूंढने के लिए। हालांकि जो ये एचआरटीसी की बसेस हैं वो यहाँ पर शुरू हो गई है, और एहतियातन कदम भी आपको बता दें कि जो रूल्स हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं कि पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। और हमारे साथ सीधे शिमला से जुड़ गए हैं विकास शर्मा, और कांगड़ा से संवाददाता अनूप धीमान हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। सबसे पहले शिमला का रुख करते हैं। विकास, कैसी हलचल आज देखने को मिल रही है, क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो एचआरटीसी की बसेस हैं वो भी शुरू हो गई, लेकिन आज पहले दिन यात्रियों को बसें ढूंढने के लिए भटकना पड़ा। बिल्कुल, और आज बसें जो हैं वो चल तो रही हैं, लेकिन बहुत से ऐसे कबायली इलाके हैं, ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर बसें जो है वो पहले से ही कम संख्या में चलती हैं। ऐसे में लोगों को दिक्कतें यही आ रही है कि सुबह जो बस घर से आती है वही शाम के समय वापस जो है वो गांव की तरफ वापस जाती है। तो ऐसे में बहुत कम बसें जो है वो चल रही हैं। निजी बसें तो नहीं चल रही हैं, क्योंकि एक धड़ा ये भी कहता नजर आया बीते कल ही कि अब जो मांग की जा रही थी निजी बस ऑपरेटर्स की तरफ से कि 100% जो है वो आपका माफी यहाँ पर करे, क्योंकि खासा नुकसान यहाँ पर निजी ऑपरेटर्स हुआ है। लंबे समय से जो है वो बसें खड़ी हुई हैं। इसी तरह से राज्य सरकार ने राहत तो उनको दी है, लेकिन अभी 50% टैक्स में मुआफी यहाँ पर कही जा रही है। तो ऐसे में नाराजगी अभी भी बरकरार है, संशय अभी भी बरकरार है कि आखिरकार कब तक निजी बसें जो है वो यहाँ पर चलेगी। वहीं राज्य में आज लगातार यही देखा गया कि आज अनलॉक का पहला दिन था, और आज पहले दिन बहुत तरह की रियायतें जो है वो दी जानी थी। तो इसी के चलते आज जो तस्वीरें हैं, आपको फिलहाल अभी मेरा से तस्वीर दिखाना चाहूंगा। इस तरफ की तस्वीरें कि हाँ, जो जिस तरह से वाहनों की लगातार कतारें देखी जा रही हैं, खासा जो भीड़ भाड़ है वो सड़कों पर उतर आई है, गाड़ियां जो है वो सड़कों पर चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम आज दुकानों की अगर बात करें तो दुकानें भी इसी तरह से खोली जाएंगी। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक है आज सभी तरह की दुकानें जो है वो यहाँ पर खोली जाएंगी। इसके अलावा ये कहा गया कि कर्फ्यू का जो समय रहेगा, क्योंकि कर्फ्यू अभी खत्म नहीं हुआ है, कोरोना कर्फ्यू, तो कर्फ्यू का समय जो है वो शाम 5 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो है वो तय किया गया है। जी बिल्कुल, लौटूंगे आपके पास विकास। संपर्क टूट गया है, विकास से कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करने की। अनूप धीमान संवाददाता लगातार हमारे साथ कांगड़ा से बने हुए हैं। अनूप, फिलहाल कांगड़ा में क्या हाल बने हुए हैं? अनलॉक प्रक्रिया के शुरू होने के बाद बाजारों में रौनक वापस लौटी है क्या? बिल्कुल अंजलि, ये सबसे अहम है, क्योंकि जब से ये जो रियायतें दी गई हैं तो लोग जो हैं वो आज बाजारों में निकले हैं। और इससे पहले की मैं बात करूं तो जब 2 बजे तक खुले थे तब भी जो है रिलैक्सेशन का फायदा लेकर के लोग जो है बाजारों में निकले थे। दूसरी तरफ मैं परिवहन व्यवस्था की बात करूंगा अंजलि, तो मैं एक बहुत अहम है, क्योंकि अगर मैं पालमपुर की बात करूं तो यहाँ पर 129 रूट जो है वो चलते हैं, उसमें से मात्र जो है 24 रूट पर जो है वो बसें चली हैं। और उसके साथ ही साथ जब लोगों की भीड़ देखी तो 6 और रूट जो थे उन पे बसें चलाई। तो कहीं ना कहीं लोगों में क्योंकि इतना हम देख सकते हैं कि 130 के बजाय 30 रूट चलना, तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत जो है वो उसमें आना संभव है।
दूसरी तरफ प्राइवेट निजी बसेस की बात करूं तो निजी बसेस जो है पालमपुर की बात करूं तो यहाँ पर 2 से 3 बसेस जो हैं वो पालमपुर में जो 2-3 रूट पर बसेस जो है वो निजी बसेस भी चली, लेकिन जो अहम जो ग्रामीण क्षेत्रों में बसेस चलती हैं निजी बसेस, वो जो निजी परिवहन व्यवस्था है वो पूरी तरह से बंद रही। बाजारों की बात की जाए तो बाजारों से, क्योंकि परिवहन व्यवस्था अभी बड़े लिमिटेड इस पे चलाई जा रही है, तो अभी बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो हम बाजारों में नहीं देख सकते हैं। सिर्फ वही है कि जो बाजारों के नजदीक जो लोग हैं वो बाजारों की तरफ जो है वो निकले हैं, लेकिन पूरी तरह से अगर ये कहें कि बाजारों में जो ग्रामीण स्तर क्षेत्र से लोग हैं जिनके लिए बाजार जो है वो 20 से 30 किलोमीटर दूर है, वो लोग बाजार में आते हैं, तो वो लोग जो है अभी बाजारों में पहुंचने में असमर्थ रहे हैं। जी अंजलि। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर पहला दिन है, अभी फिलहाल चीजें जो हैं वो पटरी पर लौट रही हैं। अनलॉक प्रक्रिया के तहत विकास भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं शिमला से। विकास, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौतियां हिमाचल में इस बार रही, बहुत ज्यादा मामले सेकेंड वेव में देखने को यहाँ पर मिले हैं, लेकिन अब पर्यटन सीजन को देखते हुए भी खासकर ये एहतियात, क्योंकि जाहिर तौर पर पर्यटन को लेकर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, सबसे ज्यादा आजीविका इससे जुड़ी हुई है। इसको लेकर फिलहाल आगे की क्या ठोस रणनीति बनाई हुई है अगर कोई हिमाचल आना चाहता है तो? सबसे पहले जो है वो दी गई है राज्य सरकार द्वारा अनलॉक की प्रक्रिया जिस तरह से फिर से बात शुरू की गई है, उसमें बड़ी राहत यही है कि अब बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश की एंट्री अगर करना है तो वो कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक बाध्यता यहाँ पर अभी भी रखी गई है, वो है ई पास। यानी कि आपको ई पास जो है वो बनवाना होगा हिमाचल एंट्री के लिए, और वो कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा वो इस पास को अप्रूव करेगा। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी राहत है। लेकिन इसके अलावा जो पहले आरटीपीसीआर की रिपोर्ट थी, ये कहा गया था कि कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव की आपको लाकर जो है वो हिमाचल प्रदेश में बॉर्डर पर दिखानी होगी, अब उस बाध्यता को यहाँ पर खत्म कर दिया गया, तो बड़ी राहत है। और यही एक बड़ी वजह है कि हिमाचल प्रदेश में अब बाहरी राज्यों से लोगों का आना जो है वो बहुत शुरू हो गया है। और बीते कल भी तस्वीरें जो है वो सामने आ रही थी कि परमाणु बॉर्डर पर हमने देखा 3-3 की लाइनें 4 लेन के ऊपर, एक तरफ से 3 लाइनें, यानी कि करीब ये कहा गया कि हजारों की तादाद में वाहन जो है वो अब हिमाचल प्रदेश में एंटर कर रहे हैं। राजधानी शिमला में भी बीते कल अगर बात करें तो एक आंकड़ा, सरकारी आंकड़ा जो है वो यहाँ पर नजर आया कि बीते 24 और 48 घंटों के अंदर जो है हिमाचल में तो बहुत सारे वाहन आए हैं, लेकिन शिमला के अंदर 5000 वाहन जो है वो तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं बहुत से पर्यटक जो है वो अब राजधानी शिमला, क्योंकि आजकल सीजन है, गर्मियों का सीजन है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी के तहत एहतियातन बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास साहब का और अनूप धीमान आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हिमाचल कैबिनेट ने 14 जून से बसों को चलाने की अनुमति दे दी है। ऐसे में अब आज से करीब 1004 रूटों पर हिमाचल पथ परिवहन निगम बसें जो हैं वो चलाई जा रही हैं। बता दें आपको कि सवारियों का रिस्पांस देखकर एचआरटीसी बसों की संख्या आगे फिलहाल बढ़ाएगा। और खबर यह भी है कि जारी नियमों के अनुसार अगर निजी ऑपरेटरों की सहमति नहीं बनी तो एचआरटीसी बसों की संख्या बढ़ाया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में चलाए जाने वाले रूटों के हिसाब से चालकों परिचालकों की रोटेशन में ड्यूटियां लगाई जाएंगी, और दरअसल बसों में सवारियों की ऑक्यूपेंसी जांचने के लिए ही इंस्पेक्टर फील्ड में सेवाएं देंगे। बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें कि करोड़ों के नुकसान के बाद अब हिमाचल में पर्यटन सीजन की रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक के बाद अब कई रियायतें दी गई हैं। ऐसे में सोमवार यानी आज से मैदानी इलाकों की तपती गर्मी से राहत पाने के लिए सैलानी पहाड़ों का रुख कर सकेंगे। कोरोना कर्फ्यू की बंदिशें हटने से हिमाचल प्रदेश में पर्यटन सीजन की रफ्तार पकड़ने की उम्मीद जगी है। होटलों में एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। नेगेटिव रिपोर्ट की बंदिश हटने ही अब सैलानी पहाड़ों का रुख करने लगे हैं। बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें कि प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में भी एचआरटीसी विभाग ने 50% स्टाफ के साथ सोमवार से बसें शुरू कर दी हैं। आपको ये भी बता दें कि एचआरटीसी ने दरअसल बघेरी, दभोटा, शिमला, रामशहर और समेत अन्य रूटों पर 50% स्टाफ के साथ बसें शुरू की हैं, और तकरीबन 40 दिन बाद शुरू हुई एचआरटीसी की बसों के कारण लोगों को आने जाने में अब खासा फायदा भी मिल रहा है। एचआरटीसी के अधिकारियों का कहना यही है कि अभी सोमवार से यानी आज से 50% स्टाफ के साथ एचआरटीसी बसें शुरू की गई, और अगर सवारियां ज्यादा हुई तो विभाग और भी बसें शुरू करवा देगा।
तो करीब 1 महीने बाद एचआरटीसी की बस सेवा शुरू हो गई है। कोरोना महामारी की सख्त बंदिशों के चलते एचआरटीसी को बंद रखा गया था, लेकिन सोमवार से ये सेवाएं शुरू हो गई। वहीं आपको बता दें कि अभी तक निजी बस ऑपरेटरों ने बसें रूट पर चलाने के लिए साफ इनकार कर दिया है। जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक निजी बस सेवा बंद रहेंगी, लेकिन सोमवार से लोगों को एचआरटीसी की सेवाएं मिलना शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ अब अपराध की भी राजधानी बनता जा रहा है। आपको बता दें कि मासूम बच्चों के साथ बीते 1 सप्ताह में 2 अपराध की बड़ी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इन आपराधिक घटनाएं सामने आने के बाद जहां पर क्षेत्रवासी खौफ में जी रहे हैं। ताजा मामला बद्दी का है, जहां पर एक 6 वर्षीय बच्चे को 30 वर्षीय दरिंदे ने द्वारा अपनी हवस का शिकार बनाया गया। बच्चे द्वारा अपने साथ हुई दरिंदगी को अपने परिवार वालों को बताया तो पीड़ित परिवार द्वारा महिला पुलिस थाना बद्दी में आकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 30 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कल महिला पुलिस स्टेशन में एक 6 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। यह मामला सेक्शन 506 आईपीसी, सेक्शन 377 आईपीसी और सेक्शन 6 पोक्सो एक्ट में दर्ज हुआ है। बच्चे का मेडिकल करा लिया गया है और आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। जानकारी के साथ फिलहाल क्या कुछ जानकारी अभी तक आपके पास, क्या अभी पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है इस तरीके के मामले सामने आने के बाद? जी, मैं बताना चाहता हूँ, औद्योगिक क्षेत्र बद्दी की अगर बात की जाए, बीबीएन की बात की जाए, तो 1 सप्ताह में 2 मासूम बच्चों के साथ अत्याचार के मामले सामने आ चुके हैं। आपको बताना चाहता हूँ एक मामला जो कि बद्दी के पहले एक बच्चे को अगवा किया गया और उसके बाद उसके साथ दुराचार किया गया और उसकी बॉडी को एक थैले में डालकर सुनसान जगह पर फेंक दिया गया था। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले को कवर कर लिया था, डेड बॉडी को रिकवर कर लिया था, लेकिन उसके बाद 1 सप्ताह में दूसरा मामला और सामने आ जाता है, जिसमें एक 6 वर्षीय बच्चे के साथ दुराचार किया जाता है और उसके बाद जो उसका पड़ोसी था उसी ने उसको इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया था। 30 साल की उसकी उम्र थी, उसका बच्चे का पड़ोसी था। लेकिन कहीं ना कहीं अभी पुलिस ने आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस तो कार्रवाई कर रही है, चार्ज दिखा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस की कार्यशैली है यहाँ पर जिला पुलिस बद्दी की, तो कहीं ना कहीं सवाल उस पर उठने यहाँ पर शुरू हो चुके हैं कि छोटे छोटे बच्चों को, मासूमों को अभी हवस का शिकार यहाँ पर बनाया जा रहा है। 4 साल 6 साल के बच्चे के साथ ऐसी घिनौनी हरकतें हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस का जो डर है, जो आरोपी है, उनसे यहाँ पर खत्म होता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं वाकई में, क्योंकि एक ही जगह पर ये 2 वारदातें, दिल दहला देने वाली वारदातें सामने आती हैं और जाहिर तौर पर समाज में रह रहे लोगों की मानसिकता पर भी ये सवाल उठाती हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, आखिर क्यों समाज में मासूमों के खिलाफ बढ़ते आपराधिक मामले क्यों इतने बढ़ रहे हैं? जी, साफ तौर पर जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर ही अपराध की जो घटना है वो सामने आ रही है। हालांकि यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि बद्दी में एसपी को स्पेशल यहाँ पर जिला पुलिस बनाया गया है और एसपी की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी, इतनी ज्यादा फोर्स होने के बावजूद, साइबर सेल यहाँ पर उनके पास है। हर तरफ से सरकार की ओर से जो सुविधाएं यहाँ पर देनी चाहिए थी वो बैठाए हुए हैं पुलिस के अधिकारी, लेकिन उनकी मौजूदगी में यहाँ पर इस तरह की जो घिनौनी हरकतें हैं, जाहिर तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया जगत सिंह वैंस इस तमाम जानकारी के लिए। स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ जारी हुए पत्र बम को लेकर जहां एक और बीजेपी कसौली मंडल ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है, अब भारतीय जनता युवा मोर्चा सोलन भी सुर्ख नजर बनाए हुए है। बता दें आपको कि जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ठाकुर ने रोष जताते हुए कहा कि विरोधी कसौली के लोकप्रिय विधायक के बढ़ते कद से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि विरोधी उनके रास्ते में जितनी भी अड़चने पैदा करें और जितने भी मनगढ़ंत और स्तरहीन आरोप लगाएं, उनकी लोकप्रियता पर कोई इसका असर नहीं पड़ेगा। उधर आपको बता दें कि भारत सरकार के मॉडल सिटीजन चार्टर को हिमाचल में 15 अगस्त से पहले लागू कर दिया जाएगा। ई पंचायत में लगातार 2 मर्तबा देश भर में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहाड़ी राज्य को
सिटीजन चार्टर के माध्यम से हर जरूरी आपको बता दें कि सेवा सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाने वाला देश का ऐसा पहला राज्य बनाने के लिए जयराम सरकार कृत संकल्प है। और अभी तक जनता को डेट ऑफ बर्थ और डेथ, मैरिज रजिस्ट्रेशन और साथ ही राशन कार्ड ऐसी 5 सर्विसेज उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन जल्द ही कई अन्य सुविधाएं भी मिलना शुरू हो जाएंगी। बढ़ेंगे आगे। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कोरोना महामारी के दौरान कई शारीरिक और मानसिक परेशानियों को एक पौधा कम कर सकता है? शायद नहीं। अगर नहीं सुना या देखा तो आज हम आपको एरेका पाम के बारे में बताने जा रहे हैं। विशेषज्ञों का बड़ा खुलासा, फेफड़ों के नुकसान से बचा रहा एरेका। एरेका पाम के कई फायदे। ये तो आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस एक भयानक बीमारी है। इस लाइलाज बीमारी से बचने के लिए कई तरह के नुस्खे भी बताए जा चुके हैं। दवाइयों, वैक्सीन के अलावा औद्योगिक जड़ी बूटियां भी इससे बचने में कारगर साबित होती है। इसीलिए आज हम आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जो कि आपके लिए भी फायदेमंद साबित हो सकती है। दरअसल कोरोना वायरस के बीच ऑक्सीजन की कमी और फेफड़ों की बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। ये प्रयोग कांगड़ा जिले के पालमपुर में किया गया है। इस प्रयोग में पाया गया कि एरेका पाम के सजावटी पौधे लोगों के फेफड़ों को खतरनाक गैसों से हानि पहुंचाने से रोक रहे हैं। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर एरेका पाम के फायदे क्या है। नासा की क्लीन एयर स्टडी में हुआ है बड़ा खुलासा। एरेका पाम 10 सबसे बेस्ट हवा साफ करने वाला पौधा है। घर की हवा से जहरीले विषैले तत्व सोखता है। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी एरेका फायदेमंद है। एरेका पाम घर की हवा से रूखापन कम करने में मदद करता है। इसकी वजह से सांस लेने की समस्याओं से भी आराम मिलता है। एक पौधा 24 घंटे में लगभग 1 लीटर पानी जितना मिस्ट पैदा करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेरमॉन्ट की एक स्टडी में बड़ा खुलासा हुआ है। एरेका पाम का पौधा अपने आसपास रखने में डिप्रेशन कम करता है। उलझन, बेचैनी और थकावट भी कम महसूस होती है। एरेका पाम आपकी पॉजिटिविटी और कार्य क्षमता बढ़ाने का काम भी करता है। दरअसल पालमपुर में एक रिसर्च की गई कि 1 से 4 हफ्ते के लिए कमरों में कोई भी पौधा नहीं रखा गया। फिर 3 पौधे 5 से 8 हफ्ते के लिए रखे गए। 6 पौधे 9 से 12 हफ्तों के लिए रखे गए और 9 पौधे 13 से 16 हफ्तों के लिए रखे गए। परिणाम सामने आए कि इससे साइट 4 में TVOCS, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर 88.16% तक घटा। इसी तरह से साइट 3 में भी स्तर में गिरावट दर्ज की गई। तो इस शोध का निष्कर्ष ये निकलता है कि एरेका पाम वायु की गुणवत्ता को बेहतर कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। उधर ग्लोबल वार्मिंग से पहाड़ी लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहाड़ों पर बर्फ पिघलने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का असर, पिघल रहे पहाड़, ब्यास का बढ़ा जलस्तर, पंडोह डैम से छोड़ा पानी। इस चिलचिलाती गर्मी ने मैदानी लोगों को तो परेशान कर ही दिया है, लेकिन पहाड़ी लोगों की भी मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है।
इस भीषण गर्मी के कारण पहाड़ों पर बर्फ पिघलने से ब्यास नदी के जलस्तर में वृद्धि हो चुकी है। इस कारण मंगलवार रात पंडोर डैम का पानी अधिकतम पर पहुंच गया, जिसको देखते हुए बुधवार तड़के सुबह 3 बजे प्रबंधन ने नदी में पानी छोड़ दिया है। इसके चलते मंडी शहर और इसके आसपास के इलाकों में भी नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। इस दौरान बीबीएमबी पंडोर प्रबंधन ने डैम से नीचे वाले इलाकों के लोगों से सचेत रहने की अपील की है, ताकि किसी प्रकार के जानमाल का खतरा ना हो। उन्होंने पंडोर से आगे ब्यास नदी के तट पर रहने वाले सभी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। इसके साथ ही लोगों से नदी के किनारे ना जाने और अपने मवेशियों को भी नदी से दूर रहने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। उधर कोरोना वायरस की बढ़ोतरी और साथ ही लॉकडाउन के कारण औद्योगिक संकट पैदा हुआ है। उद्योगों से न केवल मजदूरों को रोजगार मिलता है, बल्कि सरकार को भी अच्छा टैक्स मिलता है। ऐसे में अब कोरोना संकट के बीच औद्योगिक क्षेत्र में काफी मंदी देखने को मिल रही है। कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन से पांवटा साहिब की औद्योगिक इकाइयों में वर्तमान में कामकाज में मंदी, उत्पादन में कमी आई, माल की मांग भी घटी हुई। लॉकडाउन लगने से औद्योगिक कामों में काफी गिरावट आई, मजदूर नहीं मिल पाए, ट्रांसपोर्टेशन की परेशानी और लेबर को मंगाने के लिए कई गाड़ियों का इंतजाम भी किया गया, लेकिन समय रहते सुविधाएं नहीं मिल पाई। मेडिसिन की यूनिट थे वो तो चले हैं, जो दूसरे यूनिट थे उसमें ऑक्सीजन की बैन हो गया था। वो दूसरे फ्रंटियर एलॉयज है, दूसरे यूनिट और थे, हमारे इंटरनेशनल सिलेंडर हैं, दूसरे जो स्टील और के यूनिट थे वो सारे यूनिट बंद हो गए हमारे। उन यूनिट को भी हमारे काफ़ी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा है। बाकी फार्मा यूनिट में भी कुछ दिक्कतें तो आई हैं, जो आने जाने में भी दिक्कत जो पड़ती थी। कई जगह पुलिस ने वैसे सहयोग किया है उनका, पर इवन देन कई जगह दूसरे आदमी मिल जाते थे, उनको कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, उसके लिए भी दिक्कत उनको आती रही है। पांवटा में मेडिकल प्लांट तो चले हैं, लेकिन जैसे ऑक्सीजन प्लांट नहीं चल पाया। स्टील के प्लांट, मुर्गी दाना पाउडर इत्यादि के प्लांट को बंद रखा गया, क्योंकि कच्चा माल बाहरी राज्यों से नहीं आ पाया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अधिकतर उद्योग बंद रहे। इस बीच ट्रक ऑपरेटर ने भी 6 रुपए प्रति किलोमीटर किराया बढ़ा दिया। उद्योग में जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से कुछ तो माल नहीं आ सका, प्रॉपरली टाइम पे माल नहीं आ सका। कुछ लेबर भी आने में दिक्कत आई है। कुछ जगह जब ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गई तो लेबर अपनी जगह से, अपने जहाँ वो रहती है लोकल लेबर जो थी, अपनी जगह से यहाँ नहीं आ सकी। उसके लिए गाड़ियों का अरेंजमेंट किया, उसमें भी टाइम लगा है। बसें जो उन्होंने हायर करके उनको लेबर लाने के लिए किया, उसमें भी उनको आने में टाइम लगा। तो इसकी वजह से ये कुछ दिक्कतें आई हैं। ट्रांसपोर्ट एकदम रुकने से पाउडर बनाने वाले उद्योगों में तो बहुत नुकसान देखने को मिला। उद्योगों का खर्चा, स्टाफ का खर्चा, लेबर का खर्चा उनके ऊपर एकदम से आ गया, लेकिन माल की ढुलाई नहीं हो पाने की वजह से कामकाज ठप रहा। आज 20 से 50 ट्रक हमारे चूना पत्थर के जा रहे हैं और 20 से 50 ही उसके पोल्ट्री फार्म के लिए मुर्गी दाना और क्या बोलते हैं हमारे ग्लास इंडस्ट्री के लिए उसके ग्लास पाउडर के 20 से 50 ट्रक जा रहे हैं। मतलब टोटल आज के जो ये 500 से 600 हमारे यहाँ से ट्रक निकलते थे डेली इस मंडी से, वो आज की डेट में 100 से नीचे पे सिमट चुका है। अधिकतर ट्रक दूसरे राज्यों में खड़े थे और यहाँ से ट्रक दूसरे राज्यों में जाने के लिए कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती थी। और योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। और वैक्सीन लेने से नहीं घबराना, जो भ्रम और अफवाह की स्थिति पैदा करने का कुछ लोगों ने प्रयास किया था, आज हर एक व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर रहा है कि वैक्सीन ही एकमात्र सुरक्षा कवच है। और बृहद पैमाने पर यह वैक्सीन लगाने की कार्रवाई चल रही है और हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने 45+ को पहले से ही वैक्सीन फ्री उपलब्ध कराए जा रहे थे राज्यों को। 21 जून से
प्रत्येक नागरिक को यानी 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को फ्री में वैक्सीन भारत सरकार उपलब्ध कराएगी। उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक इसका लाभ होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर हमें 16 करोड़ लोगों को 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन से आच्छादित करना है। जब 18 वर्ष से छोटी आयु के बच्चों के लिए, युवाओं की भी जब वैक्सीन आएगा तो उन्हें भी हम उसी व्यवस्था के साथ जोड़ेंगे। लेकिन फिलहाल 18 से अधिक आयु की उम्र के लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, ये सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकें, इस पर हमारा फोकस है। इसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, और वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ आगे की रणनीति रहने वाली है उसको लेकर उन्होंने जानकारी दी है। बढ़ेंगे आगे। हिमाचल प्रदेश में रणजीत सिंह बख्शी कोविड हेल्पलाइन दिन रात जरूरतमंदों की सेवा कर रहा है, और साथ ही जरूरतमंदों को मेडिकल किट और राशन दिया जा रहा है। हेल्पलाइन के निदेशक IAS अकिल बख्शी अपनी युवा टीम के साथ दिन रात जरूरतमंद लोगों की सेवा में जुटे हैं। जहां कहीं से भी उन्हें किसी जरूरतमंद की जानकारी मिलती है तो वे तुरंत अपनी टीम के साथ जरूरतमंदों के घर पहुंच जाते हैं। बिलासपुर के कोटपुरा में दरअसल निर्माणाधीन एम्स के गेट के बाहर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया है और निजी कंपनी की ओर से हुए भूमि के कटान का विरोध किया है। आपको बता दें कि कटान से बरसात के मौसम में लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोठीपुरा, नोवा, राजपुरा जो स्थायी निवासी है उनके साथ अन्याय है। अब हमारे नेता कितने गए? वोट मांगने के लिए आ जाते हो, वोट दे दो, वोट दे दो, भगवान के नाम पे वोट दे दो। अब ये कहाँ जावे? अब ये जनता का गुहार लगावे। 7 बजे से बैठे हैं और 11 बजने वाले हैं। 3-4 घंटे हो गए धूप में बैठे हमारी माताएं और हमारे भाई और हमारे बुजुर्ग। अब कहाँ गए ये सारे? अब कहाँ गए ये सब? चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल लेते हैं।